पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयर बानी जो हैं उनकी मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। एक दफ़ा फिर वो आँख के फॉलोअप के लिए पिम्स हॉस्पिटल गए और जो सामने हमारा लामिया है उसके मुताबिक एग्जेक्टिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक बानी को 24 फरवरी डियाला जेल से पिम्स मुंतकिल किया गया। वहाँ उनको VEGF इंट्रोवायरल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। कार्डियोलॉजिस्ट भी वहाँ पे थे, एकोकार्डियोग्राफी और ECG भी किया गया। सबके नताइज नॉर्मल थे, लेकिन तहरीक इंसाफ इस तमाम प्रोसेस से खुश नहीं। उनके हिसाब से उनकी असल बीमारी को इमरान खान की छुपाया जा रहा है। इसके लिए आज सोहेल आफरीदी साहब बढ़ चढ़ के बाहर आए और उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुन लेते हैं। इमरान खान साहब का जो कानूनी हक है, उनकी मर्जी के मुताबिक उनके जाती डॉक्टर्स और उनकी फैमिली की मौजूदगी में उनका इलाज हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत चुपके से उनको दूसरी दफा अस्पताल लेकर आ रही है, तो इसका मतलब है उनकी आंख का मसला सीरियस है, और जब मसला सीरियस है तो पिम्स हॉस्पिटल में रेटिना का स्पेशलिस्ट है ही नहीं। जिस तरह का रवैया इनका है और जिस तरह हरदर्मी ये कर रहे हैं और मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जुवाल से लगाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें ब्रीथिंग स्पेस नहीं दे रहे हैं, तो इनका इलाज जो है फिर एहतजाज ही है, जिसकी तैयारी भी जारी है। पता नहीं हुकूमत क्या छुपाने की कोशिश कर रही है, ये भी पता कर लेते हैं। लेकिन एक तरफ KP में दहशतगर्दी हो रही है, आज भी एक पुलिस की वैन पे हमला किया गया और हम पुलिस के एक आला अफसर जो थे कोहाट में DSP लाची समेत 5 एहलकार शहीद हुए। KP टेररिज्म की उसके अंदर है। और कुछ दिनों पहले जो वज़ीर आला KP नज़र आया था कि करीब जा रहे हैं, ऑन बोर्ड हो रहे हैं वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के, कोर कमांडर के साथ भी दिखाई दिए, सारी बातें मामला दिखाई दिए। लेकिन अब वो फिर जो है वो जो बयानात दे रहे हैं उसे लग ये रहा है कि ना वो ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं और उनका एजेंडा टेररिज्म से बढ़कर ये है कि इमरान खान की रिहाई फोर्स लाखों अफराद मुश्तमिल होगी, जिसमें तमाम विंग शामिल होंगे। ये वो पर्सपेक्टिव है इमरान रिहाई विंग जिसकी तहरीक इंसाफ भी जिसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं है एज अ यूनाइटेड पार्टी, और उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाए जाते हैं। आज चेयरमैन जो थे गौहर अयूब, उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं क्या है, और हमने इसके मुतालिक बताया कि इस तरीके से रिहाई नहीं हो सकती, रिहाई सिर्फ अदालतों से हो सकती है। तो सबसे पहले इमरान साहब की बीमारी जो है वो बड़ी कंसर्न का बायस बनी हुई है, और जो तहरीक इंसाफ के लोग और उनके जो वज़ीर आला जिस तरह बयान कर रहे हैं कि चीज़ों को छुपाया जा रहा है, तो हुकूमत से पूछ लेते हैं कि क्या चीज़ छुपाई जा रही है। बिलाल अज़हर क्यानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत वार्म वेलकम जावेद चौधरी साहब, इरशाद भट्टी साहब को। बिलाल साहब, क्या छुपा रही है हुकूमत? क्यों उनकी मर्जी का डॉक्टर, क्यों उनके सामने नहीं इलाज हो पा रहा उनका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, 2 बातें कामरान साहब। सबसे पहले तो मेरे ख़्याल से हुकूमत ने और जेल मैनुअल के बियॉन्ड जाके सुपरिटेंडेंट ने भी इंश्योर कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को हर किस्म का जो ट्रीटमेंट दरकार है वो उनको मिले। मगर बात यह है कि ये इसलिए काबिल कबूल नहीं है PTI को, क्योंकि PTI इमरान खान की सेहत से ज़्यादा अपने बयानिए में इंटरेस्टेड है, और यही हम बार बार देख रहे हैं। मेरे ख़्याल से आपने देखा कि उनको जो ट्रीटमेंट उनको तजवीज़ की गई उसके मुताबिक उनकी ट्रीटमेंट जारी है। ये anti-VEGF के आई थिंक इंजेक्शन लगने थे, उसके मुताबिक स्केड्यूल के मुताबिक इनको पिम्स लाया गया, और जो पिछला चेकअप हुआ उसके बाद भी एक तफसीली प्रेस रिलीज़ निकली, और जो दोनों डॉक्टर्स थे उन्होंने इमरान खान के भी पर्सनल फिजिशियंस को लाइन पे लिया। गौहर खान साहब, अल्लामा नासिर अब्बास साहब भी थे, और उनको भी उनको भी एतमाद में लिया, उनको पूरी ब्रीफिंग दी, उनके सवालात के जवाबात दिए। तो ये गुज़िश्ता रात उसी एक ट्रीटमेंट का एक तसलसल रहा है, और उसमें आपने देखा है कि ना सिर्फ हुकूमत के हस्पताल के एक डॉक्टर हैं, पिम्स के एक ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं जो ख़ुद क्वालिफाइड हैं, उनके साथ अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल जो कि एक नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और जो एक रेनाउंड पाकिस्तान में अस्पताल है। वो तरीके साहब कह रही है अल शिफा में कोई आई का बड़ा स्पेशलिस्ट ही नहीं है बिलाल साहब। नहीं, अल शिफा आई ट्रस्ट है ही आंखों का अस्पताल, तो मुझे नहीं पता कि सॉरी पिम्स, सॉरी देखिए हो ये रहा है, लेट मी करेक्ट इट, सॉरी, पिम्स के मुतालिक कह रहे हैं वो, जहाँ पे इनको सेकंड डोजेज लगाई गई कल इमरान साहब को। नहीं, देखिए वहाँ पर भी पिम्स में आंखों का इलाज होता भी है, ऑप्थोमोलॉजी डिपार्टमेंट भी है। ये एक तो बिलाल साहब, मेरा एक सवाल है आपसे सर, एक बुनियादी सवाल है। आपको पता है एक पॉलिटिकल हाइप क्रिएट हो जाती है, हम एक वॉर ऑन टेरर में लगे हुए, वहाँ से अफगानिस्तान हमले कर रहा है, इधर से हमें KP गवर्नमेंट की सपोर्ट भी चाहिए। इनकी मर्जी का डॉक्टर
और इनके बहनों से क्यों नहीं आप आज भी उनकी बहनों से आप मुलाकात नहीं करवा सके? उनकी बहन नौरीन न्याजी अडयाला के बाहर नाले में गिर गई, वो बेचारी बाहर आई हुई थी, इमरान से किस तरह मुलाकात हो जाए? आप ये ह्यूमन इमोशंस के ऊपर भी पॉइंट स्कोरिंग करने दे रहे हैं दूसरी पार्टी को, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतना क्यों छुपाया हुआ है? उससे मुलाकात करवा दें, उनके लवाहिकीन से, उनकी मर्जी का डॉक्टर ले आए, प्रॉब्लम क्या है सर इसमें? नहीं कामरान साहब, देखिए दो बातें। सबसे पहले तो आपने नौरीन साहिबा का जिक्र किया, मैं अल्लाह ताला जी उन्हें शिफा दे, और मैंने देखा था एक और ख़ातून भी साथ शायद गिरी थी, उनको भी शायद चोटें लगी थी, तो अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे। देखिए दूसरी बात कामरान साहब, पॉइंट स्कोरिंग तो रुकनी नहीं है जी, पॉइंट स्कोरिंग तो रुकनी नहीं आप है। मौका ना देना। मैं आपको एक उसका सबूत पेश करता हूँ। जी सबूत दें। नहीं सर, मौके की बात नहीं है। मौके की मैं आपको कामरान साहब मिसाल देता हूँ गुज़िश्ता दिनों की। जिस दिन अडियाला में जब इलाज के लिए गए दोनों डॉक्टर साहिबान, पेम्स के ऑप्थेमोलॉजिस्ट और वो डॉक्टर नदीम कुरैशी गालिबन अलशफा आई ट्रस्ट के, तो गौहर खान साहब को मौका दिया गया था ना जी जाने का। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे चले जाते, चेकअप भी खुद देख लेते, इमरान खान साहब से गुफ्तगू भी हो जाती, वहाँ पे इनकी तसल्ली भी हो जाती, मगर उन्होंने उससे गुरेज किया। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने उनको रोक दिया। तो आप खुद इमरान खान की सेहत पर सियासत कर रहे हैं ना। आप तसल्ली चाहते, अगर आप वाकई में आपका इंटरेस्ट इसमें होता कि खान साहब की हमारे सामने चेकअप हो जाए, उनसे दो बातें हो जाए, उनका मौका पूछ लें। एक तो बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट में तफसीली आ गया, मगर आपको मौका मिला तो आप नहीं गए ना। तो आपने ये साबित किया कि आपका इंटरेस्ट तो एक्चुअली एक सियासी बयानिया गर्म रखने में, क्योंकि अगर चले जाते हैं वहाँ पे तसल्ली बख्श रिपोर्ट मिल जाए तो फिर बाहर आके क्या कहेंगे? सुहेल अफरीदी साहब भी आपने बात की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की, अभी एपेक्स कमेटी के इजलास हुए हैं, सुहेल अफरीदी साहब उसमें साथ रहे हैं, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर से मिले, हमने सब ने कहा कि खुशाइन डेवलपमेंट्स हैं, मगर कल रात उन्होंने क्या बयान दिए कि असल जंग हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। उस वक्त पे जिस वक्त पे आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, आप उस सूबे के सीएम हैं जो सूबा उस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है, और आपने अपनी सोशल मीडिया प्रेशर में आके या जमात का जो भी प्रेशर उसमें आके अफसोसनाक कंडेमेबल बयान है वैसे ये तो कैसा जंग हमारी ये अभी इनको मैं हैरान हूं कि चैन नहीं आया। अभी एक जंग करके हटे इमरान साहब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और पार्टी तिधर बिधर है, दरगोर होकर बैठे हुए अंदर। मैं तो हैरान हूं कि कितनी बेवकूफाना बात है ये। इट्स स्टूपिड जी। कंटिन्यू करें सर। ना उनको सर बुनियादी बात ये इनका बुनियादी तौर पे ना इनका इंटरेस्ट ये है कि इमरान खान साहब की सेहत, वो उनको पता है कि सही इलाज हो रहा है, मगर उन्होंने बयानात वो देने जिससे इनकी सियासत गर्म रहे। राइट। तो एक उस पर भी उनने सियासत करनी है, और ये दहशतगर्दी पे भी उनने सियासत करनी है। इनके ये अहमकाना तरीक़ेकार हैं कि ये अपनी तरफ से कोई ग्राउंड गर्म रखते हैं, मगर जितना गर्म है वो आपके सामने है। जो 8 फरवरी की कॉल थी उसका क्या हुआ वो आपके सामने है। बहरहाल मेरे ख्याल से जी ये पॉइंट स्कोरिंग का ये अमल रुकेगा नहीं, इसलिए ये आप आज एक चीज़ इनको सर आपका पॉइंट आ गया, कल कोई नई बात निकल आएगी। पॉइंट आ गया। चौधरी साहब मुझे समझ नहीं आ रही, आप समझाने की कोशिश करें सर, आप ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है कि ये इमरान ये अब मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से लड़ने की बात जो कर रहे हैं केपी की वजह, मतलब ये वैसे ही बात करते हैं या ये दे मीन इट, और उनको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान इस वक्त टेरर के अंदर, वॉर ऑन टेरर के अंदर है, और सूबा जो सबसे ज़्यादा टेररिज्म की लपेट में और जहाँ से सबसे ज़्यादा टेररिज्म हो रहा है अंदर आके अफगानिस्तान से, वो केपी है। तो क्या इमरान खान और उनकी पार्टी की स्ट्रेटजी आपको कुछ समझ आई है, और इसका उनको क्या फ़ायदा होगा? क्या उससे उनकी रिहाई के लिए कोई प्रेशर डेवलप हो रहा है या क्या हो रहा है? सर समझाएं ज़रा चौधरी साहब, मुझे तो समझ नहीं आया वैसे। वो कामरान साहब बड़ा पुराना मुहावरा है कि हाथी के दिखाने के दांत कुछ होते हैं, खाने के कुछ होते हैं। ये पार्टी के अंदर यही कुछ हो रहा है इस वक्त। इस्टेब्लिशमेंट सबसे ज़्यादा अगर कंफर्टेबल है किसी के साथ तो उसका नाम सुहेल अफरीदी है, क्योंकि इतनी गंडापुट साहब की मुलाकातें इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं थी जितनी सुहेल अफरीदी साहब के साथ है। अब देखिए वादी तीरा के अंदर ऑपरेशन हुआ और तीरा वैली के लिए 4 अरब रुपए एलोकेट किए सुहेल अफरीदी साहब ने, इससे पहले गंडापुट साहब ने तो नहीं किए थे। फिर ये है कि सुहेल अफरीदी साहब जो है कोर कमांडर की मीटिंग्स में भी जाते हैं, फिर बल्कि DGSI और कोर कमांडर दोनों की एक मीटिंग थी उसके अंदर भी गए और अपनी कैबिनेट के लोगों को भी लेके गए। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी उनकी मुलाकातें हुई, फिर मोहसिन नकवी साहब के साथ भी उनका रब्ता हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो साबित करती हैं कि सुहेल अफरीदी साहब कंफर्टेबल हैं और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ कंफर्टेबल है, क्योंकि अब DGISPR की तरफ से सुहेल अफरीदी साहब के खिलाफ कोई बात नहीं हुई। हो सकता है आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उस ब्रीफिंग में मौजूद हों जो लाहौर के अंदर हुई थी। जी मैं था वहाँ। जो सुहेल अफरीदी साहब के बारे में जो माजी का रवैया था उससे आपने देखा होगा कि एक तब्दीली आपको महसूस हुई होगी DG साहब की गुफ्तगू के अंदर भी। तो सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल हैं
उनकी मर्जी से ऑपरेशन हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और सीटीडी जो है अब प्रॉपर मदद कर रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और जो वहाँ पे आर्म फोर्सेस काम कर रही हैं उनके साथ। तो वो एक लेवल पे चौई तो साहब, वो बहुत ज़्यादा आप ये कहना मुतमईन चाह रहे हैं कि जो लेकिन वज़ीर आला दूसरी कह रहा है साइड पे लाखों जाहिर है- अफराद पे मबनी एक रिहाई फोर्स बना दी गई है, उसके बाद हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इमरान खान की रिहाई केपी के वज़ीर आला का भी एजेंडा एक्चुअल नहीं है, बस वैसी लब कुशाई है। नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ वो अकेले नहीं बना सकेंगे, वो पार्टी ने बनानी है। अब पार्टी चेयरमैन जो है वो खिलाफ हैं खिलाफ हैं, इसके, ठीक। और जो सेक्रेटरी जनरल है वो इसके खिलाफ हैं। कोई एक सेनेटर बताएं, कोई एक एमएनए बताएं जो सुहेल अफरीदी साहब के साथ खड़ा हो इस इशू पे। सुहेल अफरीदी साहब अकेले हैं। वो बेसिकली जो उनकी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है उसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसको दोबारा रीडिज़ाइन करना चाहते हैं, उसी को उन्होंने नया नाम दे दिया। पहले तो बल्कि रिहाई फोर्स थी, अब वो रिहाई अमन फोर्स है। तो बल्कि मैंने इनको मशवरा दिया है कि अगर आपने अमन फोर्स ही बनानी है तो फिर गज़ा जाएं आप, क्योंकि वहाँ पे अमन फोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत सही है, और बात वो पूरी दुनिया से अमन फोर्स मंगवा रहे हैं। तो आप बल्कि सपोर्ट करें उनको जाके वहाँ पे अमन कायम करने के लिए। तो ये सिर्फ बातें हैं जी, इसके अंदर प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ना आपको फोर्स बना सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं तो पाकिस्तान के अंदर आइन आपको इजाज़त नहीं देता कि आपको मलेशिया क्रिएट कर सकें। अब अगर आपने मलेशिया क्रिएट नहीं करना तो फिर इस फोर्स को फोर्स क्यों कह रहे हैं? फिर ये करेगी क्या? क्या इसने अडयाला जेल के ऊपर हमला करके इमरान खान साहब को अंदर से निकालना है और ला के प्राइम मिनिस्टर हाउस ले जाना है उनको? तो ये मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं, और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ चौई इमरान खान साहब को जेल के अंदर चौई साहब, मुतमईन करना आपके या उनकी नज़दीक जो है हमशीराओं को इमरान मुतमईन खान करना। के मुतालिक पिछले दिनों जो इतनी बाज़गश्त हुई कि जी शायद वो बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, शायद वो बाहर निकल आए। राना साहब ने कहा जी 2 मौके ऐसे आए थे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आपके ख्याल में इमरान फिर अभी जेल के अंदर ही है और कोई प्रेशर ऑफ ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना किसी और तरफ से है? नहीं, सरदस्त कोई नहीं है, सरदस्त कोई नहीं है। सरदस्त कोई नहीं। और ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर इमरान खान साहब की रिहाई का कुछ चांस मुझे नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता ये हो सकता है कि ढील थोड़ी सी मिल जाए उनको, कि उनकी मर्ज़ी का खाना मिल जाए, मुलाकातें जो है वो स्टार्ट हो जाएं दोबारा, वकीलों के साथ भी मुलाकातें हो जाएं, उनकी जो फैमिली है उसके साथ भी मुलाकातें हो जाएं, इलाज उनकी अपनी मर्ज़ी का हो जाए, अपने डॉक्टरों के साथ उनका इलाज हो जाए। तो ये ढील तो मिल सकती है, लेकिन डील सरदस्त मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि इमरान खान साहब की सिर्फ ये खबर गर्दिश करनी शुरू हुई थी कि वो आ सकते हैं, बनी गाला जा सकते हैं। तो उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज देख लें आप, वो जिसने क्रैश की और जो उसकी सूरत हाल थी वो, और जो फिर अबतरी फैली, और जो पार्टी ने यहाँ इस्लामाबाद के अंदर आके जो कुछ किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट हो या गवर्नमेंट हो या रियासत हो कोई इस किस्म का रिस्क लेगी कि इमरान खान साहब को इस वक्त बनी गाला शिफ्ट किया जाए या कोई डील उनके साथ कर ली जाए। दूसरा ये है कि जितनी भी डील्स होती हैं माजी के अंदर, वो बाहर के मुल्क करते हैं आके, कोई ना कोई मुल्क गारंटर के तौर पर आता है। सरहद से इमरान खान साहब की कोई गारंटी देने के लिए भी तैयार नहीं, बल्कि इमरान खान साहब खुद अपनी गारंटी देने के लिए भी तैयार नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वही कुछ होगा। तो ये जब सूरत हाल हो तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई तो वो जो इम्कान है किसी जगह पे इलामा कि साहब कोई फरमा रहे थे कि मैं दरवाज़ा इमरान की खुलेगा। गारंटी दे देता हूँ कि वो तंग नहीं करेगा, और वो उसकी कोई हैसियत नहीं है, इलामा रिजवी साहब जो फरमा रहे थे। नहीं नहीं, आप इलामा नासिर राजा साहब की नासिर बात साहब। कर रहे हैं? इलामा राजा नासिर नासिर, हाँ जी, साहब की इलामा बात राजा कर नासिर, रहे जी, हैं? जी। नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल देखिए, इमरान खान साहब की गारंटी खुद इमरान खान साहब नहीं दे सकता, क्योंकि इससे पहले भी चौई साहब, मैं बहुत आपसे सारी टोटली request एग्री की, करता हूँ और उस पे, जो बंदा totally agree। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी जो कोई गुफ्तगू होगी या कोई गारंटी मतलब राजा नासिर अब्बास साहब गारंटी दे देते हैं, कल कोई इमरान खान साहब कहते हैं उनका हमारी पार्टी के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, फिर क्या इस गारंटी सही की क्या बात है। हैसियत होगी? सही बात है। गारंटी कोई दूसरा मुल्क ही दे सकता है, दूसरा मुल्क ही दे सकता है जो इनको साथ लेके जाएगा, और दूसरे मुल्क उनसे वो नाला है, सरहद को मुल्क भी तैयार नहीं है, कोई बोलता है तो राइट। दूसरे मुल्क उनसे नाला है। भट्टी एक साहब, एक एक जी, विंडो जॉय खुली साहब। थी सऊदी अरेबिया के लिए, जी, जी। लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी थी। एक विंडो खुली थी सऊदी अरेबिया कैसे? के लिए, चौई साहब थोड़ा बताइए लेकिन कैसे? वो शुरू की बातें हैं, कैसे चौई साहब? वो शुरू की बातें हैं जी। जब इमरान खान साहब गए थे तो एक ऑप्शन ये दिया गया था कि जी सऊदी अरेबिया भेज देते हैं, वहाँ पे इबादत करें, अच्छा। और बाकी ज़िंदगी जितना अरसा है तो, लेकिन ये है कि वो काम आगे बढ़ नहीं सका था, ये सिर्फ एक प्रपोजल ही थे, लेकिन प्रपोजल मटेरियलाइज नहीं हो सकी किसी जगह पे भी। भट्टी साहब, इमरान खान के हालात तो फिर बहुत बुरे लग रहे हैं नवाज शरीफ साहब से भी और दूसरे लोगों से भी, जो इन्हीं सेम हालात के अंदर जेलों में आए थे, लेकिन बाद में वो बड़े तरीके से बाहर भी चले गए, अपनी पार्टियों को भी स्ट्रेंथन कर लिया, और उसके बाद इलेक्शन जीत कर भी वापस आ गए, पावर में भी आ गए। ये एक दफ़ा की बात नहीं है, 99 में भी हुआ, ये 2017 वाले उसके बाद भी नवाज शरीफ साहब गिराने के बाद भी हुआ। अभी जो मैं सुन रहा हूँ एनालिसिस में तो लग रहा है कि सुहेल अफरीदी साहब भी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, इससे पहले गंडापुर साहब भी कॉम्प्रोमाइज़ थे, चेयरमैन गौहर अयूब भी कॉम्प्रोमाइज़ हैं। तो एक इमरान खान को निकाल के, इमरान खान का पुरसाने हाल ही कोई नहीं है, कोई नवाज शरीफ साहब की तरह कोई ऐसी
इंटरनेशनल कंट्री नहीं जो उनको उनकी गारंटी लेने को तैयार हो जाए। तो उनके हालात तो इमरान साहब के आपके नज़दीक फिर बाकियों से भी ख़राब हैं जो इन हालात पे पहुंचे थे, नवाज शरीफ साहब थे या दूसरे लोग। भट्टी साहब, पहली बात कामरान भाई, जो अभी आपने बताया कि जो पुलिस एहलकार शहीद हुए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो तो हैं ही शहीद, और उनकी फैमिलीज़ के लिए हमदर्दी। और इससे पहले अभी 1-2 दिन पहले कर्नल गुलफराज शहीद हुए, मैं सुन रहा था 4 बच्चों के बाप हैं, और अल्लाह उनकी फैमिली को भी हिम्मत और हौसला दे। और यही वो फैमिलियाँ हैं जिनकी वजह से हम इस वक्त टॉक शो में बैठे हैं और या घरों में सोते हैं। वो तमाम फ़ौज के जवान, वो तमाम फ़ौज के अफसर, वो तमाम पुलिस वाले, वो तमाम सिविलियंस या बाकी इदारों के जो कुर्बानियाँ देते हैं और जिनकी कुर्बानियों की वजह से ये मुल्क बचा हुआ है। बलूचिस्तान का आप हाल देख लें, खैबर पख्तूनख्वा का हाल देख लें, पाकिस्तान का हाल देख लें, और अल्लाह इन सारों को हिम्मत और हौसला दे जो इस वक्त भी अपनी जान हथेली पर रख कर मुल्क का दिफा कर रहे हैं। दूसरी बात, नौरीन नियाज़ी साहिबा गिरी, अल्लाह उनको सेहत दे। बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुई उनको देख कर, और ये अल्लाह ताला उन पे फजल करे। तीसरी बात, आप आज स्क्रीन पे तीनों मेरे फेवरेट बैठे हुए हैं। जावेद चौधरी साहब के साथ बड़े अरसे के बाद प्रोग्राम कर रहा हूँ, हमेशा इनसे सीखता हूँ। बिलाल भाई हैं, आप हैं। और इस इमरान खान के मौजू पर आने से पहले मैं सिर्फ ये चूँकि हुकूमत बैठी है तो इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो चलो आपने भी बता दिया, मैंने भी बता दिया, कोई पुरसाने हाल नहीं, इस वक्त आपस में हैं, लड़ रहे हैं, या कोई स्टेट पावर नहीं रही। लेकिन इस मुल्क का कोई पुरसाने हाल है? मुझे ये बताएं। ये जो चूं चूं का मुरब्बा है, ये जो ज़िया और भुट्टो इकट्ठे बैठे हैं, और ये जो मुल्क की तबाही और बर्बादी फेर दी है इस फार्म 47 की जाली हुकूमत ने, इस मुल्क का कोई पुरसाने हाल है? इस मुल्क में अभी आप गुर्बत के आदाद शुमार खुद जो हुकूमत ने बताए थे वो आप देख चुके, जो रिकॉर्ड कर्जा है वो आप देख चुके, जो खसारा है वो आप देख चुके। यानी बजट का 52%, 52% सिर्फ सूद और कर्ज़ों पे जाता है। और अभी ये जो माशाल्लाह 10 से 11 अरब का जो VVIP जेट ख़रीदा है, उसकी अगली किस्त भी सामने आ गई है। पंजाब काबीना ने मंजूरी दी, जिसकी 8 दिसंबर को जो पाकिस्तान आया, 2100 लीटर फ़ी घंटा फ्यूल लगेगा। ये मरियम नवाज साहबा के पहले जहाज़ से डबल है अंदाज़न। और 497.8 मिलियन एयर ट्रांसपोर्ट और मेंटेनेंस है इस जहाज़ पे, और 64 मिलियन इंश्योरेंस के लिए, 143.3 मिलियन ट्रेनिंग पायलट्स की और इंजीनियर्स की जो अमेरिका में होगी, और 7.5 लाख महाना फ्लाइंग अलाउंस है एयरफोर्स के डेपुटेशन पर आए 3 पायलट्स का। जो अभी मरियम नवाज साहबा के पायलट्स अमेरिका से तैयार होके आएंगे, तो उससे पहले जो अभी डेपुटेशन पे पायलट आए हैं उनका, और 651 मिलियन रोज़ाना के सफरी अखराजात और डेली अलाउंस हैं। मतलब पंजाब काबीना ने 86.5 करोड़ सालाना की मंजूरी दी है इस VVIP जहाज़ पर अखराजात की। तो अब मुझे बताएं कि अरबों रुपए की ज़ाती तशीर, उसके अलावा खैर से 1.25 अरब रुपया उन्होंने अपने ब्यूरोक्रेट्स को गाड़ियों और पेट्रोल में दे दिया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये जेट, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उस पर यह ख़र्चा, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के कोई 35-40 के करीब दौरे, उतनी मरतबा वो कौमी असम्बली में नहीं आए जितनी मरतबा वो बाहर चले गए हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो मौजें हैं। तो इस मुल्क का कोई पुरसाने हाल है? महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत। और कभी यानी ये एक बड़ा सवाल है कि चलो छोड़ दें, इमरान खान का तो इशू ये है ना कि ये इशू ये नहीं है कि PTI में क्या रिफ्ट है, इशू ये है कि क्या ये इमरान खान का हक नहीं है इंसानी, कानूनी, सियासी, इखलाकी, कि उनकी फैमिली को उनसे मिला दिया जाए। अगर आप कहते हैं कि उनका बड़ा कमाल का इलाज हो रहा है, अगर आप कहते हैं कि नहीं पिम्स जदीद अस्पताल बन गया है और जो डॉक्टर नदीम कुरैशी हैं उन जैसा कोई सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन का कोई डॉक्टर नहीं है, तो भाई उनकी फैमिली को मिलवाएं, उनके 2 डॉक्टरों को मिलवाएं। ये बिलाल भाई बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब को तो सारी सहूलतें थी, ये
तो क्यों नहीं मिलवाते? किस चीज़ की पर्दादारी, ये क्यों छुपा रहे हैं? और जहाँ तक इमरान खान की बात है, हाँ गज़ा की मेरे भाई ने बात की, जावेद भाई ने, फोर्स तो ये नहीं बनेगी रिहाई फोर्स, वो तो पीटीआई ने अपोज कर दिया, लेकिन गज़ा शहबाज शरीफ जा रहे हैं इंशाल्लाह, और पीस ऑफ बोर्ड में भी बैठे थे और गज़ा भी जाएंगे, खुद भी जाएंगे मेरे ख्याल से। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान मैटर नहीं करता इस वक्त मैटर करती है हुकूमत, इस वक्त मैटर करती है इनकी परफॉर्मेंस, इस वक्त मैटर करती है इनकी गवर्नेंस। इमरान खान का तो आपको कई मरतबा बता दिया कि पांच चीज़ें होंगी तो उनकी रिहाई होगी। कोई बैरूनी प्रेशर पड़ेगा, वो पड़ नहीं रहा। कोई अंदरूनी तौर पर लाखों लोग निकल आए, वो निकल नहीं रहे। अदालतें रिहाई दें, वो दे नहीं रही। इमरान खान एक कदम पीछे हटे, वो हट नहीं रहा। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में कोई फर्क आए, वो आ नहीं रहा। ठीक है। तो इमरान खान तो जेल में है, इमरान खान का इलाज भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा इलाज जो आपके हवाले था उसका क्या करेंगे? ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, तबाह, रियल आपका पॉइंट आ गया, ज़राअत तबाह, सरमायाकारी सारी तबाही होगी जी आपके कमी हुई है। पॉइंट आ गया कामरान भाई, बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया भट्टी साहब। एक ब्रेक के बाद बिलाल अजहर क्याली साहब जो कि वज़ीर मुमलिक ख़जाना के भी हैं, भट्टी साहब ने जहाज़ के ऊपर जो मामला उठाया, 86.5 करोड़ सालाना जो है उसकी उस पर लगेगा, 651 मिलियन सफरी खराजात होंगे, 2100 लीटर फी घंटा उसका ऑयल के वो पेट्रोल लगेगा, और अमेरिका से पता नहीं ट्रेंड हो रहे हैं। ये जो बातें हैं ये मुबालगा है, ये हकीकत है? अगर हकीकत है तो इतना क्यों वज़न डाला गया पाकिस्तान की आवाम के ऊपर? ये जवाब तो देंगे बिलाल अजहर क्याली साहब एक ब्रेक के बाद। और साथ साथ मुल्क के हालात जो है, क्योंकि टेररिज्म से लड़ने के लिए हुकूमत का साबित कदम होना, हुकूमत को इकनॉमिकली वायबल होना, वो भी ज़रूरी है। तो अगर टेररिज्म भी हमारा इशू है तो उसके लिए जो पिक्चर भट्टी साहब ने पेश की है उसके ऊपर एक दूसरा ओपिनियन लेने की कोशिश करेंगे बिलाल साहब से भी, जावेद चौधरी साहब से भी, एक ब्रेक के बाद। जनाब, मैं तो बात कर रहा था प्रोग्राम में कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी बदहाली का शिकार है, लेकिन भट्टी साहब ने तो जो बयानिया दिया है अपना, उसमें तो उन्होंने बताया कि हुकूमत के पल्ले है ही कुछ नहीं। बाकी सारी बातें छोड़ें, आप वज़ीर मुमलिकत हैं बिलाल भाई, मुझे बताइए ये जहाज़ जो है ना, ये बड़ा फोकल बना हुआ पॉइंट मरियम नवाज साहिबा का, तो ये जहाज़ जो है क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन है हुकूमत के पास? आप दे सकते हैं इतना खर्चा, इतना बोझ जो भट्टी साहब फरमा रहे हैं? कामरान भाई, इस पर भी मैं आता हूँ, मगर बाकी बातें क्यों छोड़ें? जी जी बताइए देखिए, ऐसे तो नहीं होता ना। ज़रूर। सबसे पहले तो बात यह है कि जिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौरों का जिक्र हुआ जी, देखें वो दौरे ही उसी दौरों के नतीजे में आज पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सतह पे वो स्टैंडिंग है जो मुझे अपनी ज़िंदगी में याद नहीं पड़ती। और मैं कोई एग्जैजरेशन आपके सामने नहीं, आपने प्लीज़ फास्ट चलना है कि इस तरह पाकिस्तान। जी बिलाल भाई, बिल्कुल ठीक है। जी बैनुल-अक़वामी सतह पर देखिए, जिस तरह हमने अब आप देखें, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे मिडल ईस्ट हो, चाहे रशिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, सेंट्रल एशियन ममालिक हो, टर्की हो, जिस तरह बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारी एक पॉइंट आ गया सर आपका, प्लीज मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। बड़ी है जी बिल्कुल ठीक है जी। दूसरी मुआशी बात पे मैं इतना ही कहूँगा कि नाक़दीन को दुख ही इस बात का है कि जो डिफ़ॉल्ट वो चाहते थे कि ये अपने वज़न तले खुद एक हुकूमत गिर जाएगी, इसीलिए पीटीआई ने गुरेज किया था ना जी फरवरी 2024 में हुकूमत बनाने की बात करने से। उस टाइम पे लोगों का ख्याल था कि इतने मुश्किल हालात काबू नहीं होंगे। तीसरी बात यह कि जी देखें, जो मुश्किलात हैं, जो रोज़गार आगे फराम करनी है, जो गुरबत में बेहतरी लेके आनी है, इससे कोई इंकारी नहीं। और हमारी हुकूमत ने ट्रांसपेरेंटली ये नंबर रिवील किए हैं जो 7 साल के अंदर, पिछले 7-8 साल के अंदर, जिसके अंदर एक तनज़्ज़ुली आई है। उसके दरमियान कोविड भी था, फ्लड्स भी थे, पीटीआई की हुकूमत भी रही। उसके बाद यकीनन स्टेबलाइजेशन का वक्त है। आगे इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये मेरा फोकस है कि हमने स्टेबलाइजेशन के बाद आगे रोज़गार के मौके और एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। और देखिए आगे ये जो हम आगे, चाहे तालीम, सेहत का शोबा हो, लोगों की रोज़गार हो, इसमें सूबों और वफाक को मिलकर काम करना होगा। अब सर जहाज़ 4.2 ट्रिलियन रुपीज़ का जी देखिए मैं वही इशू पे तो आप जहाज़ पे देखिए, जहाज़ पे देखिए कामरान साहब, बात ये है कि उसकी जो तफसीलात हैं वो तो सूबाई हुकूमत जानती है, मगर बुनियादी बात यह है कि सारे वज़राए आला और वज़ीर आज़म के पास जहाज़ तो होते हैं, और आई थिंक वो उससे ये एक इस्तेमाल भी होते हैं काम के लिए। उसमें यकीनन ये इंश्योर करना होता है कि एक ट्रांसपेरेंसी हो, वो जो उसके अखराजात हों उसके अंदर एक क्या आप कहें कि कोई फजूल खर्ची ना हो।
मगर ये सहूलत तो सारे आपके जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं सूबाई और वफाक सबके पास मौजूद है। तो बाकी हमने देखा है जी कि वज़ीर आला साहिबा की जो परफॉर्मेंस रही है, अखराजात जो हैं वो ग्राउंड पे नज़र आते हैं। मुझे ठीक है अपने सर, आपका ज़िले में पॉइंट नज़र आ आती है गया वो परफॉर्मेंस। और बिलाल वैसे भाई भी कम हमारी टाइम में दोनों आपने बड़ी हुकूमतें मुदल्लल इंश्योर करती गुफ्तगू हैं कि कर दी अपने हिसाब ट्रांसपेरेंसी से। हर बिल्कुल मामले में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब, ये जहाज़ जो है ये बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन गया हुआ है, इस हद तक कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज तड़ी लगा दी है कि जनाब ये जो लोग बात कर रहे हैं जहाज़ के ऊपर और बिला वजह अपना वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वज़ीर आला के ऊपर, तो उनकी एस्टेसी करनी चाहिए, कौमी मीडिया पर उनको नहीं बिठाना चाहिए। आपके ख्याल में ये जहाज़ क्या है और जो बाकी बातें हुई है हुकूमत के पल्ले कुछ भी नहीं है इस वक्त? मेरा ख्याल ये है कि जहाज़ इनके गले पड़ गया है और ये जहाज़ वाकई एक बहुत ज़्यादा तसर्रुफ़ है, मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए था। पंजाब गवर्नमेंट जो है उसके अच्छी नेक नाम है, उन्होंने बहुत काम किए हैं और अगर दूसरे सूबों के साथ आप कंपेयर करें तो पंजाब में आपको बहुत कुछ होता हुआ नज़र आता है। चीफ मिनिस्टर जो है वो एक्टिव भी बहुत ज़्यादा हैं, चलें कम से कम मीटिंग्स तो करती हैं और कुछ ना कुछ रिजल्ट्स भी उनका निकलता है। लेकिन ये जो जहाज़ का मामला है, ये मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसा शख्स होगा जो इसको जस्टिफाई कर सके सिवाय आबिद शेर अली साहब के, और इसके अलावा किसी के अंदर इतनी हिम्मत और हौसला नहीं है। इवन मैं कैनी साहब को भी सुन रहा हूँ, देखें वो जहाज़ के ऊपर बात नहीं कर रहे वो, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट के अंदर कोई शख्स होगा जो इसको डिफेंड कर सकेगा। मेरा ख्याल है अननेसेसरी था, इसकी ज़रूरत नहीं थी। जब आपका पुराना जहाज़ ठीक है, वो एक्टिव है, ज़बरदस्त है और काम भी आपका ठीक कर रहा है, आपने कौन सा यहाँ से अमेरिका जाना होता है जो उस जहाज़ के ऊपर, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है तो पाकिस्तान के अंदर के लिए वो जहाज़ बड़ा ज़बरदस्त है जी, ठीक है, बस उसके अंदर वाशरूम नहीं था। और मेरा ख्याल है आप जो जहाज़ ख़रीदा गया है वो इसलिए ख़रीदा गया है कि वो शायद यहाँ से बाहर भी जा सके। लेकिन क्या चीफ मिनिस्टर साहबा ने मुल्क से बाहर जाना है? अगर उन्हें मुल्क से बाहर जाना है, लंदन जाना है उस जहाज़ के ऊपर, तो फिर ज़रूरत थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई ज़रूरत है। ये अननेसेसरी है और गवर्नमेंट इसको कभी भी डिफेंड नहीं कर सकेगी, कभी डिफेंड नहीं कर सकेगी, इसको कोई भी इसकी हमायत नहीं कर सकेगा। शहबाज साहब की हुकूमत इतनी मुतज़लज़ल है कि इससे इमरान खान एडवांटेज ले सके, ये उनकी पार्टी, जिस तरह भी बयान भट्टी साहब ने भी किया जो नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए बात यह है कि गवर्नमेंट जो होती है वो पाकिस्तान के अंदर रियासत की गवर्नमेंट होती है, रियासत जिसके साथ होती है गवर्नमेंट उसकी चलती रहती है। जब रियासत पीछे से हट जाती है, गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है। इमरान खान साहब के साथ जब तक रियासत खड़ी रही थी, इमरान खान साहब का कोई बाल भी फीका नहीं कर सका था, और जिस दिन रियासत ने उनका साथ छोड़ा उससे 1 महीने बाद उनकी गवर्नमेंट रुखसत हो गई और फिर वो वापस नहीं आ सके। फिर 2024 के इलेक्शंस में आप देख लें इमरान खान साहब ने कितनी सीटें ली हैं, कितने उन्होंने वोट्स हासिल किए हैं, आपके सामने हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि मकबूल आज भी हैं वो। लेकिन इस मकबूलियत के बावजूद, इतनी ज़्यादा सीटें लेने के बावजूद रियासत नहीं बना सके, वो जेल से बाहर नहीं निकल सके, उसकी वजह ये रियासत। और ये सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड, ये सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर है, ये सिर्फ थर्ड वर्ल्ड के अंदर नहीं है, फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर भी है। अभी देखें ना, रियासत है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को हिलने नहीं दिया, उसने टैरिफ का जो कानून था उड़ा के रख दिया, और अब डोनाल्ड ट्रंप जो कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है। तो रियासत जो होती है वो सब कुछ होती है, आप उसके साथ लड़ के उसकी गर्दन पे घुटना रख के आप सर्वाइव नहीं कर सकते, अल्टीमेटली आपको उसके साथ ही चलना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, ये बड़ी गजब की बात की चौधरी साहब ने कि रियासत के साथ लड़ के, और दूसरी बात जहाज़ वाली जो थी वो आपके सामने पेश कर ही दी गई। जो सफारती सतह पर शहबाज साहब जिस तरह स्टैब्लिश्ड हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी तारीफ़ें कर रहे हैं, रियासत के साथ जिस तरह वो जेल इन हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि उससे इमरान खान को एटलीस्ट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? जो जितनी स्ट्रेंथ चल रही है इस वक्त शहबाज साहब प्लस रियासत। जी जी, जावेद भाई की बात से मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि और इमरान खान को रियासत से लड़ना भी नहीं चाहिए। मैं इसके हक़ में हूँ पहले दिन से, ना उनकी इधर लड़ाई बनती है, और उनकी इसी लड़ाई की वजह से ये बेनिफिशरी बैठे हैं। और MQM आज कहती है कि 170 सीटों वाला जेल में और 80 सीटों वाला इक़्तिदार में है। तो ये इसमें इमरान खान साहब की अपनी भी गलतियाँ कोताहियाँ हैं। जहाँ तक जहाज़ की बात है और शहबाज शरीफ साहब की आला और उम्दा शहबाज स्पीड की बात है या उड़ान पाकिस्तान की बात है, तो मेरे भाई पहली बात तो ये कि इस तरह का जहाज़ दुनिया में कितने सूबाई सरबराहों के पास है, कभी ये फिगर्स लेकर हमें बता दीजिएगा। और ऊपर चाचा जानी जो हैं वो 10 अरब की PIA बेच रहे हैं, नीचे भतीजी साहबा 10 अरब का जहाज़ खरीद रही हैं। और वो क्यों बेच रहे हैं? कह रहे हैं जी क्या हुकूमत का क्या काम है कारोबार करना, और नीचे वो कहते हैं हम एयर पंजाब चलाएंगे। और जब आप तालीम प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं, सेहत प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं, तो एयर पंजाब क्यों चलाने जा रहे हैं? और फिर अभी मेरे भाई ने कहा कि उनकी जो धड़ाधड़ दौरे पे दौरा, वो दाने पे दाना था ना, ये दौरे पे दौरा।
तो 35-40 दौरों से हासिल वसूल क्या हुआ मेरे भाई? भाई गजा बोर्ड 20 में आ गए हम, और क्या चाहिए आपको? 41% कम हो गई है, सरमायाकारी 41% कम हो गई है। 112 MOU साइन किए आपने, कितने तोड़ चढ़े हैं कोई मुझे बताएं तो सही। और रोजगार हुकूमत खुद कह रही है कि हम सर क्विकली आपका पॉइंट आ गया भट्टी साहब, वक्त की किल्लत है, ब्रेक से पहले मेरे पास रोजगार पैदा नहीं कर रही। पॉइंट आ गया आपका। इससे पहले बिलाल साहब के पास जो और आखिरी बात जी, आखिरी बात, ज़र मुबादला में $600 मिलियन ये प्राइवेट बैंक से ले रहे हैं, हालांकि चीन सर पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया $600 मिलियन प्राइवेट बैंक से। मैं जाना चाह रहा हूं बिलाल साहब के पास। चॉइस साहब आप क्यों हंसे हैं? मैं जी, हाँ जी, कि वैसे हंसे हैं? मैं वैसे जरा, अच्छा, जब मुझे आर्गुमेंट अच्छा लगता है तो हंसी निकल जाती है। भाई ये अच्छी बात थी। बिलाल साहब आप भी हंसा करें ताकि हम आहंगी रहे प्रोग्राम के अंदर। तो बिलाल भाई ये बात सही है कि 40% हमारी मैं इस बात पे कामरान साहब जी चॉइस साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे इस बात की खुशी है कि दुनिया को एड्स अच्छे मिल रहे हैं, आपके पास शो का टाइम कम है। नहीं, शो का टाइम बहुत है अभी मेरे भाई। बात ये है कि वो तो हर एक की एक दूसरे के साथ ज़रूरत है, वो नथी हुई हुई है, हुकूमत को चाहिए अपने मामलात की तशहीर। तो हम कौन जालिम और काफिर हैं जिनको एतराज़ हो? बिलाल भाई आप तो अजीब बात करते हैं, वैसे मैं हैरान रह गया। अब आप हमारे पास ही आ गए, हमारा शुरू हो गए। चॉइस साहब ये तशहीर का जो मामला है इसको चलो साइड पे रखते हैं। 41% जो हमारी FDI नीचे गई है और बिजनेस मल्टीनेशनल कंपनीज बताया जा रहा है कि जी वो यहाँ से भाग रहे हैं, इसको हम किस तरह का इंडिकेटर लें? हालांकि हमारी तो पूरी दुनिया में बड़ी पजीराई हो रही है, इमेज तो हमारा बड़ा गजब का बन गया है। देखें, तीन चीज़ें हैं। इस हो सकता है इकॉनमी का इशू हो, लेकिन इकॉनमी का इशू इस वक्त ग्लोबल है। क्या चाइना की इकॉनमी फ्लॉरिश कर रही है इस वक्त, जो दुनिया में सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब है? अगर तो उसकी इकॉनमी बेहतर है तो फिर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है, वो खुद एक डिप्रेशन का शिकार है। इंडिया नंबर 2 पे था, उसकी एक्सपोर्ट्स देख लें, फिर उनके जो टाइज थी पूरी दुनिया के साथ वो देख लें, वो इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। अमेरिका के अंदर जो इस वक्त इन्फ्लेशन है वो आपके सामने साहब मेरे पास वक्त की से जरा लोग किल्लत है। परेशान ब्रेक हैं, से पहले बहुत अगर ज़्यादा। आपको अगर क्यानी साहब हमारे साथ आ गए, अगर आप मुझे इजाज़त दें प्लीज़, तो मैं ज़रा इनसे हुकूमत का मौका भी ले लूँ इसके ऊपर। जहाँ लाइन ड्रॉप हुई थी ना बिलाल भाई, जहाँ लाइन चॉइस साहब माजरत के साथ में बिलाल साहब, जहाँ लाइन ड्रॉप हुई थी वहाँ ये था कि FDI हमारे नीचे आ गई। अगर इतने हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज निकल रही हैं। नहीं देखिए, मगर देखिए कामरान साहब, बुनियादी मकसद तो यह है ना, FDI की सूरत में या तजारत की सूरत में या रेमिटेंसेस की सूरत में ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करना, वो मुस्तहकम हुए हैं। और पिछले 2 साल में जो हमारे मुआशी इस्तेहकाम मिला है उसकी बैनुल अक़वामी सतह पर भी पज़िराई हुई है। आज इस मुआशी इस्तेहकाम पर बिल्ड करके हमने आगे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ानी है, रोज़गार बढ़ानी है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। जिन बैरूनी कंपनीज़ के वो एग्जिट की बात करें, कुछ कंपनीज एंटर कर रही हैं मार्केट को, कुछ एग्जिट कर रही हैं, और जो एग्जिट भी कर रही हैं वो कारोबार बंद कर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, काफ़ी देर से बीच में आपकी लाइन भी ड्रॉप हो गई थी। ब्रेक के बाद मैं आपको एक बहुत अहम मालूमात शेयर करूंगा व्यूअर्स। एक ब्रेक लेते हैं। अहम मालूमात तो यही है मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपने इतने कठिन मरले में भी ये प्रोग्राम देखा जब पाकिस्तान इंग्लैंड का चिलिंग मैच चल रहा है, तो आपको मुबारक हो, पाकिस्तान 3 विकेटें गिरा चुका है इस वक्त इंग्लिस्तान की 39-42 स्कोर के ऊपर। कल तक दीजिए इजाज़त।